सबसे पहले तो थोड़ा सा एक दफ़ा फिर इंट्रो एसईओ का। सबको पता है एसईओ किस चीज़ का एब्रीविएशन है ना। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है कोई 8-10 लेक्चर्स हमने लिए होंगे। HTML पढ़ा, HTML पढ़ने के बाद हमने वेबसाइट एडिट पढ़ा कि भाई वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं कि अपनी वेबसाइट बना लें। उसके बाद हमने कहा भाई कीवर्ड रिसर्च, अगला टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च था ना, कि हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है। अब हम ये कह रहे हैं जी, ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि कीवर्ड भी हमारे पास हैं, वेबसाइट भी हमारे पास है। अब हमने अपनी वेबसाइट पर एसईओ अप्लाई करनी है, ठीक है, यानी हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अब हमें कौन सी एसईओ करनी है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक है ऑन साइट एसईओ, एक है टेक्निकल एसईओ और एक है ऑफ साइट एसईओ। अब नाम से ही अंदाजा हो रहा है ऑन साइट और ऑफ साइट को कंपेयर करना तो बड़ा आसान है ना भाई। वेबसाइट के ऊपर जो कुछ करेंगे वो क्या है, ऑन साइट। वेबसाइट के ऊपर जो नहीं करेंगे लेकिन करेंगे वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, बल्कि दूसरों की वेबसाइट पे जाके करेंगे, तो वो क्या है, ऑफ साइट। और टेक्निकल एसईओ क्या है कि ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं। जैसे मैं कहूँ ना भाई ये क्लासरूम है, ठीक है, तो इस क्लासरूम के जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, चेयर्स, फैन, लाइट, एलसीडी, मेरा लैपटॉप, ऐसी है। अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होगी तो हमारी क्लासरूम सेशन डिस्टर्ब होगा। सेम इसी तरह वेबसाइट के भी कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं, मसलन वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर। तो अगर ये ठीक नहीं होंगे तो वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाएगी, तो जब वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाएगी तो इसका मतलब है गूगल उसको भी डिनाई कर देगा। तो ऐसी चीज़ों को हम बोल रहे हैं टेक्निकल एसईओ। बहुत सारे काम हैं जो ऑन साइट एसईओ में आएंगे, बहुत सारे काम हैं जो टेक्निकल एसईओ में आएंगे, और बहुत सारे ऐसे काम ही होंगे जिनको मैं ऑन साइट भी कहूँगा और टेक्निकल भी बोलूँगा, ठीक है। और ऑफ साइट का क्या मतलब है, ऑफ साइट का तो मतलब है भाई दूसरों की वेबसाइट पर जाकर अपनी रेपुटेशन बढ़ाना। अब ये हैं 3 टॉपिक्स जिनको हमने पढ़ना है। और मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे गूगल सर्च कंसोल की, कर रहे थे ना बात, कि भाई गूगल सर्च कंसोल हमने बनाना है, तो हमने अपनी वेबसाइट के लिए अपना गूगल सर्च कंसोल बनाकर उसको अप्रूव कराना है। तो इसके लिए हमें पहला टॉपिक हम कहाँ से शुरू करते हैं, सर्च कंसोल से करते हैं। क्यों बनाते हैं सर्च कंसोल, सर्च कंसोल क्या होता है, ये आज का लेक्चर है हमारा, कि हम सर्च कंसोल क्यों बनाते हैं और सर्च कंसोल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक अकाउंट खोलता हूँ जिसमें मेरे पास ऑलरेडी सर्च कंसोल मौजूद है। नाम से वैसे अंदाजा हो रहा है ना कि सर्च कंसोल यानी ऐसी चीज है जो वेबसाइट की सर्चिंग से मुताल्लिक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को, टॉपिक क्या हमारा, गूगल सर्च कंसोल, हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट कर रहे हैं ताकि गूगल हमें यह बताए कि हमारी वेबसाइट की सर्चिंग कैसे हो रही है, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्चिंग हो रही है। फिर हम ये गूगल से ये भी पूछना चाहते हैं कि गूगल हमें ये भी बताए कि हमारी वेबसाइट में बग्स कहाँ पे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स पर, टेक्निकल ग्राउंड्स में बग्स कहाँ पर हैं। तो सर्च कंसोल हमें ये सारी बातें बताता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस क्लासरूम में कैमरा लगा लिया जाए, ठीक है, और नीचे ऑफिस में बैठकर वो सारी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ देख रहे हो। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास जब सबमिट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्च कंसोल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ मेरी एक वेबसाइट पिछले 1 साल से चल रही है। अब मेरी वेबसाइट को लोग सर्च करते हैं ना, कोई बंदा कोई टॉपिक लिख के सर्च करता होगा, कोई कुछ टॉपिक लिख के, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पूरे 1 साल में मुझे जो लोगों ने सर्च किया है क्या लिख के सर्च किया। अगर मैंने सर्च कंसोल बनाया होगा तो वहां जाकर मैं ये एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने सर्च कंसोल नहीं बनाया तो मुझे ये एनालिसिस नहीं पता लगेंगे। मेरी वेबसाइट्स में कुछ बग्स आ रहे हैं, अगर मैंने सर्च कंसोल बनाया तो मुझे पता लगेगा बग्स क्या हैं। अगर मैंने सर्च कंसोल नहीं बनाया तो मुझे नहीं कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरी वेबसाइट में बग्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, इवन एसईओ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमारी वेबसाइट लाइव हो जाए, जैसे ही हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाए,
हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट को गूगल के हवाले कर देना चाहिए कि लो भाई हमारी वेबसाइट है, इसको एनालाइज करते रहो, देखते रहो, अगर इसमें जो भी इश्यूज हो हमें साथ साथ बताते जाओ। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं एक अकाउंट खोलता हूं जो मेरे पास ऑलरेडी सर्च कंसोल है, उसमें क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, गूगल सर्च कंसोल। और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम लोग दूसरे टॉपिक्स को कर रहे थे। कहां से, मेन्यू से। ठीक है, क्या हुआ, इसको हैंग क्यों हो गया, चलिए अब खुल गया। एक तरीका क्या है, मेन्यू पे आ जाएं। ठीक है, ये लिस्ट आ रही है, यहां से क्या करेंगे, मोर फ्रॉम गूगल, और फिर कहां जाते होते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में। ऑल प्रोडक्ट्स से हम जाएंगे, क्लिक नहीं हुआ शायद, बिजनेस पे। यहां पर देखें आपको सर्च कंसोल नजर आ जाएगा, आपको नजर आए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। ये अगर आप यहां नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च लिख के भी, टर्म लिख के भी हम सर्च कंसोल में आ सकते हैं। क्या तरीका होता है, search.google.com, ऐसे ही है। और एक ये तरीका, एक तरीका क्या है कि मैं यहां गूगल पर आऊंगा और यहां मैं लिख दूंगा सीधा सीधा सर्च कंसोल। ठीक है, नीचे लिंक आएगा, उस पर क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा। अब ये वाला जो मेरा सर्च कंसोल है, आप देखें ये बना हुआ सर्च कंसोल है, इसमें वेबसाइट नजर आ रही है आपको, एक बार भी नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो ऑलरेडी कोई वेबसाइट है। जरा इसकी ये एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो इसमें लगी हुई हैं, मैंने ऐड की हुई हैं। सर्च कंसोल बन कैसे रहा है जीमेल के साथ, जीमेल के साथ सर्च कंसोल बन रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका जीमेल है आपके पास तो आप उस पर सर्च कंसोल बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे ये वाली वेबसाइट है जिसको मैं अक्सर दिखा रहा हूँ आपको, प्रोफेशनल किचन को, वही वाली है ना। इसे मैंने क्लिक किया तो ये उसके एनालिसिस आ रहे हैं। ये देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि एक बना हुआ सर्च कंसोल है, उसे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस पे आगे एनालिसिस आए कि नहीं आए, पिछले 3 महीने के एनालिसिस आगे। क्या बता रहा है, कह रहा है 2000 इंप्रेशंस लगे इस वेबसाइट के, 244 क्लिक्स हुए, एवरेज CTR, CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्या है क्लिक थ्रू रेट का मतलब, क्या है कि भाई इतने सारे इंप्रेशंस लगे हैं, 2000 इंप्रेशंस लगे हैं, तो 244 क्लिक्स आए हैं, तो इंप्रेशन क्लिक रेट क्या है इसका। क्लिक थ्रू रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय, क्या फार्मूला जी CTR का, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। जो भी नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, CTR। ये भाई क्लिक्स, ये वैसे ही है जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो भाई, नंबरों की निकालते हो ना, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, तो आप ये समझ लो जो क्लिक्स हैं ना, ये 10 मार्क्स हैं, यानी इतने क्लिक्स हुए और टोटल थे कितने, नजर कितनी दफा आई आपकी वेबसाइट, इंप्रेशंस, मेरी वेबसाइट लोगों को नजर कितनी दफा आई कीवर्ड के अगेंस्ट, वो इंप्रेशंस हैं। उस इंप्रेशन के ऊपर क्लिक कितनी दफा हुआ, वो क्लिक्स हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इंप्रेशन के कंपैरिजन में हमारा CTR क्या बनता है, CTR का मतलब हमारा क्लिक थ्रू रेट क्या बनता है। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। अब जरा यहां पर आकर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है जी, 11%। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे जरा, और नीचे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे, क्यूरीज, मतलब सर्चिंग, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्यूरी का तो मतलब यही है ना, मतलब मैं गूगल पे जाकर लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मेरी क्यूरी क्या है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। सो क्या क्यूरीज हुई हैं, वो कहता है ये क्यूरीज हुई हैं, देखें दिखा रहा है मुझे। अब ये क्यूरीज मुझे कब पता लग रही हैं, जब मैंने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में जाकर सबमिट किया,
अगर मैंने अपनी वेबसाइट सर्च कंसोल में सबमिट ना की होती तो मैं ये वाले एनालिसिस नहीं कर सकता था, मुझे CTR भी नहीं था पता लगना कि मेरी वेबसाइट का CTR क्या है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आकर देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे ऊपर एक कीवर्ड आ रहा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। क्या कहता है अभी? 549 इंप्रेशंस लगे, क्लिक्स कितने हो गए? 183। जरा कैलकुलेटर खोलें इसका। 183 डिवाइडेड बाई 549, चलो 100 भी कर लें इसको। कितने परसेंट है ये? 33% CTR है। अब ऊपर वो क्या कह रहा था? वो ये तो नहीं कह रहा ना, ऊपर क्या कह रहा है वो? 11%। इसका क्या मतलब है? ये मैंने एक कीवर्ड का चेक किया, वो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट पर जितनी भी क्यूरीज हो रही है उन सब के अगेंस्ट आपका जो अक्यूमुलेटिव CTR बनता है ना, वो कितना बनता है? 11%। लेकिन एक कीवर्ड का हमने क्या देखा है, कितना बन रहा है? 33% हो गया। काफी ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है ना। अब जरा इधर आ जाए गूगल पर, देखिए मैं क्या लिखता हूं। बेस्ट CTR ऑफ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये लिखा हुआ है व्हाट इज द ऑर्गेनिक CTR रेट, इस पर क्लिक करो। ये तो उसने डिफाइन किया है ना जी, क्या कह रहा है? एक्चुअली नहीं उसने दिखाया, मैं भी दिखा देता हूँ। बेस्ट CTR जी, क्या कह रहा है? अबाउट 11 to 12%। ये नेट बता रहा है ना वो आपको, कि गूगल क्या कहने लगा हुआ है कि भाई तकरीबन 12% का जो CTR है ये ऑर्गेनिक साइट्स के ऊपर एक अच्छा CTR है। ठीक है, ये गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है। अब हमारा जो एक खास कीवर्ड है उसका क्या CTR आ रहा है? इसका मतलब है बहुत अच्छा कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, और कीवर्ड के ऊपर क्लिक्स भी अच्छे आने लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज हमें यहाँ से पता लग गई है। ये अभी कौन से एनालिसिस दिखा रहे हैं? लास्ट 3 मंथ्स के, लास्ट 7 डेज के देख रहे हैं। ये मैंने टाइम पे क्लिक किया सिर्फ। यहां पर अब क्या कह रहा है? 12%, यानी कि 13% आ रहा है नेट। और यहां क्या लिखा? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो ये 30 में से 13। इसको अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको पता लग गया कैसे हमने एक एक का कैलकुलेट करना है। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि इतने इंप्रेशंस लग रहे हैं, इस पर इतने क्लिक्स हो रहे हैं। तो हमें यही वो कह रहा था ना कि कीवर्ड बनाने की एक सोर्स ये वाला भी है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास सारी क्यूरीज आने लगी हुई है। यहाँ पर तो हमारे पास सब क्यूरीज आ रही है ना कि भाई लोग सर्च क्या कर रहे हैं, उससे आपको ये भी पता लग रहा है कि क्लिक्स कितने हो रहे हैं। तो इसके लिए एनालिसिस करना बड़ा आसान है कि भाई ये अच्छा कीवर्ड है या ये बुरा कीवर्ड है। उसके बाद और चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं हमारे पास, उनको अब हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी इसमें। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? पेज एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक करो। ये क्या लिखा हुआ है? कोर वेब वाइटल्स। ये सारे के सारे क्या चीज़ें? इश्यूज हैं। कोई इशू नहीं आ रहा बीच में नज़र हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है। ठीक है, अब अगला काम क्या हमारा? अब हम जरा ये देख लें। अब रिकॉर्डिंग में आ गया मैं वापस। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करना है। जरा अभी पहले ये देखो, मैंने अभी सर्च कंसोल खोला था यहाँ पर आई थिंक सो अल्लामा शफात रसूल पहले भी आ रही होगी। आ रही है? ये आ रही है ना? चलें जी, अब जरा पहले इसको मैनेज करना देखते हैं। रिमूव करने लगा मैं से यहाँ से। आ गए इस वेबसाइट पे, अल्लामा ईद शफात रसूल पे आ गए। आई थिंक इसमें क्या दिखा रहा है हमें? परफॉर्मेंस, ओवरव्यू, सबसे आखिर में देखें कौन सी ऑप्शन आ रही है।
सेटिंग्स, सेटिंग्स में आ गए हम। सबसे ऊपर क्या कह रहा है, यू आर वेरीफाइड ऑनर, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज तो ये है कि सर्च कंसोल में जो हम वेबसाइट्स लेकर आते हैं एनालिसिस के लिए, उनको हम क्या कॉल करते हैं, प्रॉपर्टी। यानी एक वेबसाइट एक प्रॉपर्टी है। अगर मैंने इसमें 2 वेबसाइट्स रखी होती, इट्स मीन मैं ये कहता है इसमें 2 प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये क्या लिखा है, रिमूव प्रॉपर्टी। आप सबको पता लगे ना मैं क्या करने जा रहा हूं, रिमूव प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या होता है। अब जरा इस पर क्लिक करके देखें जी, डीसी किचन आ रही है, इसाका ही आ रही है। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉन वेरीफाइड। इसमें कौन कौन सी आ रही हैं देख लें। कहता है ये वाली वेबसाइट वेरीफाइड वेबसाइट्स नहीं है, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब वहां पर तो नहीं आ रही अल्लामा शफाअत रसूल। एक बार फिर करके देख लें इसको, रिफ्रेश पेज को। तो एक आपको ये भी तरीका पता लग गया कि जब हमने सर्च कंसोल में कोई वेबसाइट ऐड की हो और लेटर ऑन हमें रिमूव भी करना हो सकता है कि मैंने उसमें नया काम करना हो, नई सिरे से उसको अपलोड करना हो, तो रिमूव करना भी पड़ सकता है ना। तो हमने कैसे रिमूव करना है ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या आप इसमें है अल्लामा शफाअत रसूल किसी लेवल पर, नो। अच्छा, आखिर में देखें एक ऑप्शन आ रही है बटन की शक्ल में, क्या लिखा है इस पर, ऐड प्रॉपर्टी। अब देखें जब आपकी कोई ऐसी कॉल सुन लूं जरा मैं। अब आपको ये पता लग रहा है ना कि इस अकाउंट में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों आ रही है। सबको पता लग गया कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सर्च कंसोल ऐड भी किए हुए हैं, फिर ऐड करने के बाद बहुत सारे रिमूव भी किए हुए हैं। लेकिन जो ऐड किए हुए हैं वो ऊपर आ रहे हैं और जो रिमूव किए हुए हैं वो नीचे आने लगे हैं। हमें पता लग रहा है कि भाई ये सर्च कंसोल थे, मगर इसको अनवेरीफाइड रिमूव कर दिया तो वो अनवेरीफाइड में चले गए। और लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो अनवेरीफाइड में नहीं है। यहाँ नाम लिखा हुआ है, जो अनवेरीफाइड में है वो कौन से हैं, जिसमें नॉन वेरीफाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेरिफिकेशन अब खत्म हो चुकी है, आपने इनको रिमूव कर दिया हुआ है। अब अगर ये तो इस अकाउंट की बात हो रही है ना, इधर आता हूं मैं जरा किसी नए अकाउंट पे जाता हूं। अपवर्क वाले पे चले जाते हैं और यहां आकर मैं लिखता हूं गूगल सर्च कंसोल। एक ये भी तरीका है ना, मैंने कहा था ना ये सीधा सीधा तरीका है। यहाँ पे मेन्यू में जाए बगैर ही लिखें गूगल सर्च कंसोल। देखें ऊपर ही ऑप्शन आ गई है गूगल सर्च कंसोल की, यहाँ पे क्लिक करें। अब ये वो स्टेटस है कि जब आप पहली दफा अपने जीमेल से सर्च कंसोल बनाएंगे, फर्स्ट टाइम, जब आपने पहले भी कुछ वेबसाइट्स के बनाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा वेबसाइट्स के बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टीज के तौर पर उनको ऐड करता जाऊंगा मैं, ताकि मैं एक ही जगह से मैनेज कर लूंगा उन सबको। ये वाला सीन आएगा जब आप बनाओगे, तो ऐसा सीन आएगा। आप देख रहे हो मेरा सर्च कंसोल ऐसे नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा ना ऐसे, इसलिए कि उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो वो ऐसे ओपन नहीं हो रहा। अब हम अगर इसको ऐसे ओपन कर रहे हैं तो ये 2 ऑप्शन हमें नजर आ गई हैं, डोमेन और प्रीफिक्स। अब मैं उस पर जाऊं वापस अपने वाले अकाउंट पे और मैं ऐड प्रॉपर्टी पे जाता हूं, वही जगह आगे समझ में आ गई। यानी जब आपके सर्च कंसोल में पहले से वेबसाइट्स होंगी, फिर तो वो वेबसाइट को स्टार्ट पे दिखाएगा, लेकिन ऐड प्रॉपर्टी से आप इस जगह पर आओगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पर मुझे प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। चाहे मैं इधर से कर लूँ, चाहे मैं अब इधर से कर लूँ, ये मेरी मर्जी है। चलिए जी, बेशक मैं इधर से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एक पे लिखा हुआ है डोमेन लेवल और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल लेवल। यानी एक सर्च कंसोल हम बनाते हैं डोमेन लेवल। आपको याद होगा डोमेन का, होस्टिंग का और सब होस्टिंग का मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई थी कि भाई हमारे पास एक मेन डोमेन होती है, डोमेन के अंदर हम सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। होस्टिंग का पैकेज लें तो हमारे पास एड ऑन डोमेन्स का ऑप्शन भी होता है। तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक डोमेन है, उसके अंदर आपके पास 5 सब डोमेन्स हैं, ठीक है। अब आप सर्च कंसोल बनाना चाहते हो, अगर तो आप डोमेन लेवल सर्च कंसोल बनाओगे तो आपको सब डोमेन्स के अलग-अलग सब सर्च कंसोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक बनाओगे तो ऑटोमेटिक सारे के सर्च कंसोल खुद ही ऐड हो जाएंगे। मगर ये वाला जो काम है, ये वाला काम हम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें
होस्टिंग लेवल एक्सेस की ज़रूरत है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वेब सोल वालों को कहूँगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हम खुद नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई मैं किसी को लाना चाह रहा हूँ, किसी को नहीं लाना चाह रहा, इसमें तो सारे इकट्ठे ही आ जाएंगे, मेरा कंट्रोल नहीं है उन पर। इसलिए हम इस मेथड को कंसिडर नहीं करते। हम किसको कंसिडर करते हैं? इसको। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास 10 सब डोमेन है, मेरी मर्जी है जिसको मैं ऐड करूँ, मेरी मर्जी है जिसको मैं रिमूव करूँ। ठीक है, तो इसलिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं? यूआरएल लेवल को। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डोमेन लेवल का क्या मतलब है? डोमेन लेवल का मतलब है कि आपकी एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर जितनी भी सब डोमेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक डोमेन ऐड करने से सर्च कंसोल में खुद ही ऐड हो जाएंगी। लेकिन यूआरएल लेवल का क्या मतलब है कि आप जिसको ऐड करोगे वही ऐड होगा। ठीक है, सो हम इस मेथड को यूज करते हैं। अच्छा, अब वेबसाइट क्या थी हमारी, जरा इधर आए। ये हमने वेबसाइट खोल लिया है। इस वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ, यूआरएल कॉपी करने के लिए मैंने ये किया है, और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू। जी, ठीक हो गया, कोड आ गया, एक फाइल आई। पहले पे क्या लिखा हुआ है? HTML फाइल। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है? HTML टैग। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मेथड हो गए। एक कौन सा मेथड है? फाइल लेवल है, और एक कौन सा मेथड है? टैग लेवल है। टैग सबको पता है, HTML में कोडिंग कर रहे थे ना, तो टैग ही थे सारे। हेड का टैग, H1 का टैग, पढ़ रहे थे ना टैग, IMG का टैग, ये सारे टैग्स थे। तो कहता है अगर आपने टैग के थ्रू ये काम करवाना है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर चले जाओ। किस पर? इस पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो करने को, पता लगे क्या कह रहा है? कहता है कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन योर साइट होम पेज। इट शुड बी इन द हेड सेक्शन बिफोर फर्स्ट बॉडी सेक्शन। सब समझ में आ रहा है? कह रहा है भाई इसको आप कहाँ पे पेस्ट कर दो, इस टैग को? हेड पोर्शन में। बना बनाया टैग है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं लिख रहे, जस्ट मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे कॉपी करता और मैं कहता कि भाई इसको लगाना है मैंने अपनी वेबसाइट पे, तो मैं इधर से आया, मैं कहता हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये लामा साहब की वेबसाइट शायद पड़ी है, इसी को खोल लेते हैं। चलो, हाँ भाई बहुत ही आगे कहीं जाके वेबसाइट पड़ी है। सपोज ये वेबसाइट है, इस पे आए, राइट क्लिक किया, आगे। सबको पता ना भाई इसी पे तो इतने महीने से काम कर रहे हैं हम। मैं इधर आया, एंटर किया, सारे का सारा कोड आ गया, लिखा हुआ आ गया गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड। लेकिन अभी जो मैंने पेस्ट किया, आपको एग्जांपल दिखाई है, वो मैंने कहाँ पे दिखाई है? अपने कंप्यूटर पे दिखाई है। ये तो प्रूफ नहीं होगा कि हो जाएगा, नहीं होगा। सर्च कंसोल बनाने के लिए हमारी वेबसाइट को लाइव होना जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप भूल जाएंगे सर्च कंसोल बनेगा। भाई सर्च कंसोल क्या ही ये रहा है कि मैं आपकी लाइव वेबसाइट के एनालिसिस करूंगा क्यूरीज पे। अगर मैं घर में अपने कंप्यूटर पे रख के बैठा हूँ, उसको कौन सी क्यूरीज आ रही है भाई? उसे तो कोई क्यूरीज नहीं आ रही होंगी ना, उसके अगेंस्ट तो कोई सर्च क्यूरी नहीं आ रही। तो ये कैसे काम होगा? तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी प्लान यही किया था कि अभी सर्च कंसोल का कोड कॉपी करता हूँ और फिर ये पूरा प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस मकसद के लिए तो मैंने इस पर डाल दिया। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट होती लाइव, फिर मैं क्या करता? फिर मैं ये करता, देखें इधर है, ये पड़ी है ना सारा मेरा प्रोजेक्ट, ये वही प्रोजेक्ट है, लाइव पड़ा हुआ है। मैं क्या करता भाई, मैं इस फाइल में आता, सेलेक्ट किया मैंने इसको, ये वही फाइल है ना जो ऑफलाइन पड़ी हुई थी, इंडेक्स की फाइल। ये क्या लिखा हुआ है? अब मैं जो कुछ कर रहा हूं ये ऑनलाइन कर रहा हूं। पहले मैं जो कर रहा था वो ऑफलाइन कर रहा था। अब मैं जो काम करने लगा हूं, मैं जो जो कुछ यहाँ करता जाऊंगा वो डायरेक्ट सेव होगा ऑनलाइन। यानी कि वो सारी चेंजेस मेरी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होती जाएंगी। भाई कोई नई चीज तो नहीं है, यहाँ पर हेड आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा, सीधा सीधा हो जाएगा काम। एक तरीका ये वाला हो गया।
दूसरा तरीका क्या है वो भी करके देख लेते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए। यही वेबसाइट है ना अल्लामा शफात रसूल वाली, देखें जरा इसमें पहले से कोई फाइल पड़ी है? कौन सी फाइल है मैं भी आपको बताता हूं कि आप पहचान लें कि वो फाइल कौन सी होती है। कहां बनाया था हमने? यहां। पहला मेथड कौन सा था? ये वाला। फाइल का नाम देख लिया आपने? क्या है, क्या नाम है? गूगल C75। मतलब शुरू किधर से हो रही है? फाइल का नाम शुरू कहां से हो रहा है? गूगल से। तो ऐसी कोई भी फाइल आपको मिलेगी जो इस तरह शुरू हो रही होगी, आपने समझ लेना ये किसकी फाइल है? सर्च कंसोल की फाइल है। यानी नाम लिखा हुआ है गूगल और उसके आगे कुछ न्यूमेरिक कोड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी फाइल है? ये सर्च कंसोल की फाइल है। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। कैसे डाउनलोड करना है? अभी इस पर क्लिक करें। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। हाँ, पहला मेथड क्या है? मैंने उस फाइल में डाल दिया, ये आ गई फाइल जी, होगी डाउनलोड। इस पर क्लिक करें जरा, सबको नजर आ रही है। अब वो ये कहाँ पे डाउनलोड हो के आई है? मेरे पास डाउनलोड्स में। अब क्या कह रहा है मुझे? वो कहता है भाई उधर होस्टिंग में जाएं और जहां पर आपकी मेन वेबसाइट पड़ी हुई है वहां पर इस फाइल को भी रख दो। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड क्या था? कोड में डाल दो। दूसरा मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। हाँ, दोनों नहीं है, अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। चाहे ये वाला मेथड यूज कर लें चाहे वो वाला मेथड यूज कर लें। ठीक है, चले जी, अब मैं आपको प्रैक्टिस में दोनों समझा रहा हूं। आ जाते हैं वापस इधर। अब वेबसाइट कहां पड़ी है? ये है ना भाई, यही है ना वेबसाइट। पब्लिक HTML के फोल्डर में है हम। ये लेक्चर मैंने एक दफा पहले भी दिया था, वेबसाइट कहाँ कैसे अपलोड करते हैं। अब हमने क्या करना है? वो क्या कह रहा था? इसी जगह पर देखें, यहाँ पर मुझे इंडेक्स भी नजर आ रही है, तो यही जगह उसने मुझे बताई है कि यहाँ ले आओ उसको। क्या करूंगा? अपलोड। कहाँ पड़ी हुई है? डाउनलोड्स पे। यही थी जो ग्रीन कलर में आ गई, हो गई। चले, मैंने क्या किया? इस तरीके को यूज किया, दूसरे को नहीं करते। ठीक है, एक करना है ना दोनों में से। अभी उधर से जाके मैं उसको सेव नहीं करूंगा, ऐसे ही बंद कर दूंगा उसको। इसका मतलब सेव तो नहीं किया ना मैंने, वो जो कोड लिखा था वो सिर्फ आपको बताया मैंने। चाहे तो ये वाला तरीका यूज कर लें, कोड वाला, चाहे तो अपलोड वाला तरीका, दोनों में से एनी वन मेथड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना उसको दोनों मेथड यूज करके। अब ये अपलोड भी हो चुकी हुई है। अब क्या रह गया पीछे का? इधर आए वापिस। अब पहले मेथड के साथ भी वेरीफाई बना हुआ है, दूसरे मेथड के साथ भी वेरीफाई बना हुआ है। अब अगर आपने उसको जिस मेथड से अप्रूव कराया होगा उसी का वेरीफाई बटन यूज करना है। अगर आपने डाउनलोड करके अप्रूव कराया है तो डाउनलोड वाला वेरी, ऐसा ना हो कि अप्रूव इससे कराया हो और वेरीफाई ये वाला कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो किसको ढूंढेगा? कोड को। और अगर मैं इधर आ जाऊं और इसका वेरीफाई दबाऊं तो वो किसको ढूंढेगा? फाइल को। यानी इस मेथड में वो फाइल ढूंढेगा, इस मेथड में वो कोड ढूंढेगा। हमने क्या किया है? हमने तो फाइल अपलोड किया है, इट्स मीन हम क्या करेंगे? ये वाला वेरीफाई यूज करेंगे। क्या हुआ? अप्रूव हो गई। यानी क्या हुआ? आज ये वाली वेबसाइट चली गई है गूगल के पास। अब क्या होगा? समझ लो कि इस कमरे में कैमरे लगे हैं आज शाम को 6 बजे। अब 1 महीने के बाद अगर वो देखना चाहेंगे तो आज की तारीख से लेकर उस 1 महीने तक का सारा डाटा उनके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने भी कैमरे लगा दिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब गूगल को सब पता लग रहा है, गड़बड़ होगी वो भी पता लगेगा, सर्च क्यूरीज होंगी वो भी पता लगेगा कि भाई आपकी सर्च क्यूरीज क्या चलने लगी हुई हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? गो टू प्रॉपर्टी। ये मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक नए अकाउंट में इसको बनाया कि आप लोगों को बिल्कुल ये न्यू यूज नजर आ रहा हो। चलो स्टार्ट। भाई कोई एनालिसिस तो नहीं आने चाहिए? क्या आने चाहिए? एनालिसिस तो अभी कोई नहीं आने चाहिए। आज के लेसन में हमने सिर्फ यही काम किया। हमने कहा कि भाई जब भी कोई मेरे पास वेबसाइट आएगी सबसे पहले मैं डेवलपर से पूछूंगा कि अब इसका सर्च कंसोल में इसको डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ। अगर उसने नहीं डाला हुआ तो सबसे पहले तो मैं यही काम करूंगा कि उसे सर्च कंसोल में डालूंगा, ताकि मेरे काम करते करते उसके एनालिसिस भी होने शुरू हो जाए। और मुझे 7 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद जब मैं उसमें काम कर रहा हूँ तो मुझे सर्च कंसोल भी मैसेज दे रहा हो कि भाई इसमें ये कुछ चल रहा है। हाँ, जैसे आपको मैं एक सर्च कंसोल दिखाता हूं जिसमें अभी हमें कोई मैसेज आया भी हुआ है मेरे पास ना, जिसको मैंने अभी एंटरटेन करना है, तो उसका सर्च कंसोल दिखा देता हूं।
आज बस इतना ही करेंगे और इसके बाद एक सेशन रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। किसी ने अगर कुछ पूछना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, ठीक है, जिसको जो प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम लैपटॉप वाली है, अपना लैपटॉप खोल ले, मुझे दिखा दे, ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ क्या इशू है उसका। जीएगा लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट। अब मैं किसी और अकाउंट में आ गया हूँ, अब मैं किसी और अकाउंट में आया हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे आया हूँ। आज के लेसन में हमने क्या सीखा, सर्च कंसोल क्या होता है और अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट कैसे करते हैं। ऑफलाइन वेबसाइट को तो सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया जा सकता। मैं सबमिट तो कर दूंगा, वेरीफाई तो नहीं होगी ना। वेरीफाई करने के लिए वो कोड को जाकर ढूंढेगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब कोड ही नहीं मिलेगा तो वेरीफाई कैसे होगा। भाई ऑनरशिप चेक कीजिए ना, आपको पता लगे ना हुआ क्या। एक्चुअली गूगल ने चेक किया है कि जिस वेबसाइट का नाम आप ले रहे हैं क्या ये आपकी भी है कि नहीं है, तो उसने वो कोड वहां पर रखकर चेक किया। तो जब मैंने कहा हाँ भाई चेक करो, आपका कोड मैंने पेस्ट कर दिया वहाँ पर, तो उसने देखा कि मेरा कोड उस वेबसाइट पर है, उसको लगा कि हाँ भाई ये इसके पास ऑनरशिप है, इसने पेस्ट कर दिया। जी ये देखिए ये बेल नोटिफिकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें भी एक मैसेज आया, अभी मुझे मेल आई थी। चलो भाई दिखा दो। चलो ये खुल ही नहीं रहा, इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। अब आ गया। ये देखिए जब आपको कोई मैसेज सर्च कंसोल की तरफ से आता है तो मैसेज कैसे आता है, ईमेल की शक्ल में। मैसेज आया ना नॉट इंडेक्स्ड, तभी मुझे बताने लगा हुआ है कि अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये कुछ उसने मुझे इशू किया है। ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि उसने मुझे इशू की इंटीमेशन की है। अब मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा इशू है। कैनोनिकल जो है व्हाट इज कैनोनिकल, ये हमारा टॉपिक है, इसको हमने पढ़ना है कि कैनोनिकल क्या होता है। फिर आपको इस इशू का भी समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको कैनोनिकल टैग पढ़ाऊंगा तो आपको ये इशू भी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब अगर मैंने सर्च कंसोल ना बनाया होता तो ये इशू तो साथ ही चलना था ना हमारे, कोई रिजॉल्व भी नहीं करना था, मीन्स हमारी वेबसाइट ने रैंक ही नहीं होना था।